बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज के लेक्चर में हम वेव्स पर बात करेंगे और वेव की जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। वेव की बहुत कॉमन डेफिनेशन मैंने आप लोगों के लिए बोर्ड पे लिखी है कि वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस होती है फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन विच ट्रेवल्स, और जो वेव है वो क्या करेगी, ट्रैवल करेगी। अब इस बात को समझने के लिए आप एक सिंपल सी एग्जांपल हम लेते हैं कि सपोज करें ये कोई रिजिड सपोर्ट है और इस रिजिड सपोर्ट के साथ आप लोगों ने रोप का एक एंड अटैच किया हुआ है और इस रोप का दूसरा एंड आप लोगों के अपने हाथ में है, और आप अपने इस हैंड की मदद से इस रोप को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और ये रोप को आप अप एंड डाउनवर्ड मूव करवा रहे हैं। यानी इस रोप को अगर हम अप एंड डाउनवर्ड मूव करवाएंगे तब देखेंगे कि इस वेव के अंदर कुछ इस तरह की डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगी। और अगर आप इस डिस्टर्बेंस को थोड़ा डीपली स्टडी करना चाह रहे हैं तो इस रोप के ऊपर आप रेड कलर का एक डॉट से लगा दें, यानी इस रोप का कुछ पोर्शन थोड़ा सा रेड कर दें। अब देखेंगे इसमें जो वेव होगी वो तो इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही होगी, यानी वेव इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी, लेकिन ये जो रोप के पार्टिकल्स होंगे वो अप एंड डाउनवर्ड क्या करेंगे, मूव करेंगे। यानी रोप के पार्टिकल तो अप एंड डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, लेकिन वेव जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि वेव मोशन के दौरान पार्टिकल जो होते हैं वो ट्रैवल नहीं करते। आप पार्टिकल्स कह सकते हैं या आप मैटर भी कह सकते हैं कि पार्टिकल्स और मैटर डू नॉट ट्रैवल, बल्कि पार्टिकल क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, और वेव जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रही होती है, मूव कर रही होगी। अब ये बात होगी कि जब वेव मूव करती है तो वेव क्या चीज़ ट्रांसफ़र करेगी। एक चीज़ हमें आइडिया हो गया कि वेव जब मूव कर रही है तो उसमें पार्टिकल्स आगे ट्रैवल नहीं करते, यानी मैटर या मास आगे ट्रैवल नहीं कर रहा। तो फिर वेव ट्रांसफ़र क्या चीज़ कर रही है, हम ये कहते हैं वेव जो होगी वो ट्रांसफ़र करेगी एनर्जी। अगर आप केमिस्ट्री आ जाते हैं ना, वेव क्या चीज़ ट्रांसफ़र करती है, तो हम कहते हैं वेव एनर्जी ट्रांसफ़र करती है। या अगर आप केमिस्ट्री आ जाता है कि वेव क्या चीज़ ट्रांसफ़र करेगी, तो हम मोमेंटम भी कह सकते हैं कि वेव एक तो एनर्जी ट्रांसफ़र करेगी, एक मोमेंटम ट्रांसफ़र करेगी। एक और बात भी आप लिख सकते हैं कि वेव कैन आल्सो ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन। वेव इंफॉर्मेशन भी तो ट्रांसफ़र करती है। देखिए मैं बोल रहा हूँ इस साउंड वेव्स के अंदर कोई मैसेज है, तो जो बंदा इस साउंड वेव्स को सुन रहा है उसको मैसेज समझ भी तो आ रहा है ना। तो इस सेंस में हम कहते हैं कि वेव क्या ट्रांसफ़र करेंगी, इंफॉर्मेशन भी ट्रांसफ़र करेंगी। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी कि वेव्स का अगर एमसीक्यू आता है कि वेव ट्रांसफ़र एनर्जी भी कह सकते हैं, मोमेंटम भी ऑप्शन होगा और इंफॉर्मेशन भी होगा। और अगर कहते हैं वेव्स में क्या चीज़ ट्रांसफ़र नहीं होती, तो वेव्स के अंदर पार्टिकल या मैटर जो होंगे वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहे होंगे। हम लोगों ने बात की कि वेव इज़ क्या होती है, डिस्टर्बेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो यहाँ पर देखिए ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन से पार्टिकल कभी अपवर्ड मूव कर रहा है और कभी डाउनवर्ड मूव कर रहा है। ये जिस वेव की मैंने एग्जांपल दी है, इस वेव में जो डिस्टर्बेंस है, जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो रही है, वो डिस्टर्बेंस किस फॉर्म में है, वो डिस्टर्बेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में है। कि पार्टिकल के अंदर जो डिस्टर्बेंस आई है वो किस फॉर्म में आई है, डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में आई है। तो अब एमसीक्यू आ सकता है कि इन वेव के अंदर डिस्टर्बेंस किस किस फॉर्म में हो सकती है। जिस तरह ये जो मैंने अभी एग्जांपल दी है, इसमें डिस्टर्बेंस इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट है ना। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि कभी ये पार्टिकल इस पोजीशन पर जा रहा है और कभी किधर आ रहा है, नीचे। कभी इसका एम्पलीट्यूड प्लस से है और कभी इसका एम्पलीट्यूड माइनस से है। तो यहाँ पर डिस्टर्बेंस इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। अगर हम बच्चे साउंड वेव्स की बात करें तो वहाँ पर ये जो डिस्टर्बेंस होगी वो प्रेशर वेरिएशन की फॉर्म में होगी, यानी वहाँ पर डिस्टर्बेंस जो है वो प्रेशर वेरिएशन की फॉर्म में होगी। प्रेशर वेरिएशन की फॉर्म में डिस्टर्बेंस किन वेव्स के अंदर होगी, साउंड वेव्स के अंदर। और साउंड वेव्स के अंदर हम ये भी कह सकते हैं कि जो डिस्टर्बेंस होगी वो प्रेशर वेरिएशन, और आप इसको डेंसिटी वेरिएशन भी कह सकते हैं कि उन वेव्स के अंदर जो डिस्टर्बेंस होगी वो प्रेशर वेरिएशन या डेंसिटी वेरिएशन की फॉर्म में होगी। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें तो वहाँ पर जो डिस्टर्बेंस होगी वो वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में होगी। वेरिएशन इन ई मीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बी मीन कौन सा होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो अगर आपका कभी एमसीक्यू आता है ना कि वेव के अंदर ये जो डिस्टर्बेंस है ये किस फॉर्म में होगी, तो आप लोग ऑल ऑप्शन चूज़ करेंगे। वो डिस्टर्बेंस जिस तरह इस रोप के अंदर डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में भी हो सकती है, वो प्रेशर वेरिएशन या डेंसिटी वेरिएशन की फॉर्म में भी हो सकती है जिस तरह साउंड वेव्स में होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हम लिख सकते हैं कि वो जो डिस्टर्बेंस होगी
वो वेरिएशन होगी इन इलेक्ट्रिक एंड किस में, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। तो ये आपका एमसीक्यू समझ आ गया कि इस डेफिनेशन में जो वर्ड डिस्टर्बेंस लिखा हुआ है, डिस्टर्बेंस जो है वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट वेरिएशन, प्रेशर वेरिएशन, डेंसिटी वेरिएशन या वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स की फॉर्म में हो सकती है। और बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों ने एमसीक्यू डिस्कस कर लिया कि वेव क्या चीज़ ट्रांसफ़र करती हैं और वेव क्या चीज़ ट्रांसफ़र नहीं करती। तो अब हम बच्चों बात करते हैं प्रोग्रेसिव वेव्स की। तो मैंने बच्चे आपके लिए दो डेफिनेशन लिखी हैं प्रोग्रेसिव वेव्स की। एग्ज़ाम में प्रॉपर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई आएगी और आप लोगों ने नीचे ऑप्शन में वेव की टाइप चूज़ करना होगा, तो प्रोग्रेसिव वेव चूज़ करेंगे। इसकी फर्स्ट डेफिनेशन देखें, इसमें लिखा है वेव्स इन विच एनर्जी इज मूविंग अवे फ्रॉम सोर्स, कि वो आपका वेव्स की टाइप्स जिसमें एनर्जी अवे फ्रॉम सोर्स मूव करेगी। जिस तरह मैं बोल रहा हूँ तो मेरी जो साउंड वेव्स की एनर्जी है मुझसे अवे मूव कर रही है। इसका मतलब है कि जो साउंड वेव्स की वेव्स हैं जो कि लॉन्गिट्यूडनल्स हैं वो फिर किस कैटेगरी में आएंगी, वो भी प्रोग्रेसिव वेव्स होंगी, क्योंकि एनर्जी अवे फ्रॉम क्या जा रही है, सोर्स जा रही है। तो इस डेफिनेशन से हमें आइडिया हो रहा है कि जो साउंड वेव्स हैं जो कि असल में जिन्हें हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहते हैं, वो भी प्रोग्रेसिव इन क्या होंगी, नेचर होंगी। ये अभी हम रोप की बात कर रहे हैं, तो ये सोर्स है ना, आपका हाथ सोर्स है जिससे आप एनर्जी दे रहे हैं, इसको अप एंड डाउनवर्ड मूव करवा रहे हैं ना। तो वेव ट्रैवल करने का मतलब होता है एनर्जी ट्रैवल करना ना। जो एनर्जी ट्रैवल करने की डायरेक्शन होती है वही मोमेंटम की डायरेक्शन भी होती है। तो याद रखना है जो एनर्जी ट्रैवल की डायरेक्शन है वही किसकी डायरेक्शन है, आपका मोमेंटम की भी डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में एनर्जी या मोमेंटम मूव कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम वेव बोल रहे हैं इस डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन आपका सोर्स तो इसी जगह पर ही है ना। इस केस में भी एनर्जी मूविंग अवे फ्रॉम सोर्स। तो रोप के अंदर कौन सी वेव्स होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स। इसका मतलब है कि ट्रांसवर्स वेव्स भी किसकी कैटेगरी में आएंगी, प्रोग्रेसिव वेव्स में ही आएंगी। ठीक है, तो ये आपको डेफिनेशन का आइडिया हो गया कि वेव्स इन विच एनर्जी मूविंग अवे फ्रॉम सोर्स। तो मैंने दो एग्जांपल दिए, साउंड वेव्स जो कि लॉन्गिट्यूडनल हैं उनमें भी एनर्जी अवे फ्रॉम सोर्स जाती है, तो वो भी प्रोग्रेसिव इन नेचर। रोप के अंदर जो ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं दे आर आल्सो प्रोग्रेसिव इन नेचर होंगी। इसकी कोड डेफिनेशन भी आपकी यूनिवर्सिटी में आ सकती है, वो ये है वेव्स विच ट्रांसमिट एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कैसी वेव्स, जिनमें एनर्जी वन प्लेस से अनदर प्लेस में ट्रांसमिट होती है। जिस तरह एनर्जी यहाँ से यहाँ तक ट्रांसमिट हो रही है, तो ऐसी वेव्स को हम किसका नाम देते हैं, प्रोग्रेसिव वेव्स का नाम देते हैं। कुछ हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव वेव्स की कैटेगरीज के ऊपर। तो प्रोग्रेसिव वेव्स की टू कैटेगरीज हैं, इनमें से एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं और एक ट्रांसवर्स वेव्स हैं। इसकी ये जो टू कैटेगरीज आप लोगों ने बनाई हैं वो पार्टिकल्स की मोशन की बेस पर हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में हम कहते हैं ऐसी वेव्स होती हैं जिसमें सपोज करें अगर ये डायरेक्शन वेव की है या एनर्जी की है और पार्टिकल ऑफ मीडियम जो हैं वो ऑसिलेट करते हैं ना अबाउट देयर मीन पोजीशन, और अगर पार्टिकल्स के ऑसिलेशन इस डायरेक्शन में हो, यानी ये वेव की डायरेक्शन हो या एनर्जी की डायरेक्शन हो, और पार्टिकल ऑफ मीडियम जो हैं वो ऑसिलेट करें, आप पैरेलल भी कह सकते हैं और एंटी पैरेलल भी टू द डायरेक्शन ऑफ कौन सा, वेव। तो ऐसी वेव्स को हम किसका नाम देते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का नाम देते हैं। तो इसको हम यूँ डिफाइन कर रहे होते हैं। तो मैंने बच्चों लिखा है वेव्स इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। देखिए ये अगर इस तरफ जा रहा है तो पैरेलल है, तो फिर ये वापस भी तो आता है ना, क्योंकि पार्टिकल तो SHM परफॉर्म कर रहे हैं। ये जितने भी पार्टिकल होते हैं ये सारे पार्टिकल SHM ही परफॉर्म करते हैं। अगर ये पैरेलल जाते हैं तो फिर एंटी पैरेलल भी तो आते हैं ना। लेकिन नॉर्मली जब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की डेफिनेशन लिखी जाती है हम ये कहते हैं कि वेव्स इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम मूव पैरेलल का सिर्फ वर्ड यूज़ करते हैं, मूव पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। तो अगर आपका कभी MCQ में आ जाए ना पैरेलल ऑप्शन भी और एंटी पैरेलल भी हो, तो फिर आप लोगों ने बोथ ऑप्शन चूज़ करना है। लेकिन अगर बोथ का ऑप्शन ना हो और पूछे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में पार्टिकल ऑफ मीडियम कैसे वाइब्रेट करेंगे, तो फिर आप लोगों ने अगर बोथ का ऑप्शन ना हो तो पैरेलल चूज़ कर लेना है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन हो पैरेलल और एंटी पैरेलल हो तो फिर आप बोथ ही चूज़ करेंगे, क्योंकि बहुत कॉमन सी बात है कि ये पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहे हैं, SHM परफॉर्म कर रहे हैं। अगर ये पार्टिकल बच्चों SHM परफॉर्म कर रहे हैं तो अगर ये फॉरवर्ड जा रहे हैं तो फिर बैकवर्ड भी तो आ रहे हैं, क्योंकि इनकी मोशन तो टू एंड फ्रो मोशन होगी। तो इसलिए पैरेलल और एंटी पैरेलल बोथ ऑप्शन हो तो बोथ चूज़ करते हैं। लेकिन अगर बोथ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में ना लिखा हो तो फिर आप लोगों ने इसमें जो ऑप्शन चूज़ करना है वो आप प्रेफरेंस किसको देंगे, पैरेलल को प्रेफरेंस देंगे। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की जो सबसे कॉमन एग्जांपल है वो आपके पास साउंड वेव्स हैं। ठीक है,
अभी हम साउंड वेव्स पे डिटेल से बात करेंगे, अभी बस इन दो को डिफरेंशिएट कर लें। पहले ट्रांसवर्स वेव्स की अगर हम बात करें तो ट्रांसवर्स वेव्स में हम ये कहते हैं कि सपोज करें आपके पार्टिकल ऑफ द जो वेव है ना वो इस डायरेक्शन में चले मूव कर रही है। ये डायरेक्शन हम कह सकते हैं वेव की है या एनर्जी की डायरेक्शन है। अब अगर इसके पार्टिकल ऑफ मीडियम जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करें, यानी ये जो डायरेक्शन है वो किसके हैं, पार्टिकल ऑफ मीडियम के हैं, और इसके पार्टिकल भी इसके पार्टिकल की तरह SH हम परफॉर्म करते हैं। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि ऐसी वेव्स होंगी जिनमें पार्टिकल ऑफ मीडियम मूव परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। ऐसी वेव्स को फिर हम किसका नाम देंगे, ट्रांसवर्स वेव्स का नाम देंगे। इसके लिए मैंने बच्चे लिखा है पार्टिकल ऑफ मीडियम मूव्स परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ कौन सा वेव्स। मूव्स की बजाय बेहतर वर्ड है वाइब्रेट भी लिख सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल कर तो वाइब्रेट ही रहे हैं, और कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ वेव्स। और बताया कि इसके पार्टिकल भी क्या परफॉर्म करेंगे, SH हम परफॉर्म कर रहे होंगे। प्रोग्रेसिव वेव्स के बारे में एक और चीज़ भी याद रख लेना, अगर आज इन प्रोग्रेसिव वेव्स में क्या चीज़ ट्रैवल करती है, हमें ये तो पता है इसमें एनर्जी, मोमेंटम और इन्फॉर्मेशन ट्रैवल कर रही है। एक और वर्ड भी याद रख लेना कि हम ये भी कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव्स में वेव फ्रंट्स ट्रैवल करते हैं। तो ये वर्ड भी आप लोगों ने साथ में माइंड में रख लेना है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये वर्ड भी आता है इन्फॉर्मेशन, मोमेंटम और एनर्जी के साथ कि प्रोग्रेसिव वेव्स में क्या चीज़ ट्रैवल करेगी। तो आप लिख सकते हैं इनमें क्या ट्रैवल करेंगे, वेव फ्रंट्स ट्रैवल करेंगे। तो ये बच्चों आपको आइडिया होगा, इसमें प्रेफरेंस पैरेलल को देनी है, और इसमें जो वर्ड है वो परपेंडिकुलर वर्ड होगा कि जो पार्टिकल की मोशन होगी वो वेव की जो मोशन होगी उसके क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। बच्चों वेव्स की बेसिक टाइप्स के ऊपर बात करते हैं। वेव्स की अगर हम बेसिक टाइप देखें तो हम इसको 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जिसमें से जो पहली इसकी टाइप बनती है वो मैकेनिकल वेव्स हैं, दूसरी इसकी जो टाइप है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और थर्ड इसकी जो टाइप होती है उसको हम मैटर वेव्स का नाम दे देते हैं। मैटर वेव्स को हम इन 2 वेव्स से सेपरेट डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये वाली वेव्स मॉडर्न फिजिक्स की वेव्स हैं। तो जनरली जब हम वेव्स की कैटेगरीज की बात कर रहे होते हैं या वेव्स की बेसिक टाइप देखते हैं तो हम इन 2 को डिस्कस करते हैं, मैकेनिकल वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लेकिन याद रखना है कि मैटर वेव्स जो हैं वो भी वेव्स की टाइप्स हैं, लेकिन ये मॉडर्न फिजिक्स की वेव्स हैं। तो हम बारी बारी इनको पढ़ते हैं कि कौन सी वेव्स का क्या फंक्शन होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिकल वेव्स के बारे में। मैकेनिकल वेव्स के बारे में पहली चीज़ आप लोगों ने याद ही रखनी है, मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम रिक्वायर होता है। तो पहली बात हम ये लिख लेते हैं, तो मैं लिखा मैकेनिकल वेव्स रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। इनको प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम रिक्वायर होता है। और मैकेनिकल वेव्स प्रोड्यूस कैसे होती हैं, इनको प्रोड्यूस कर सकते हैं कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करेगा तो उस बॉडी की वाइब्रेशन की वजह से मैकेनिकल वेव्स क्या होंगी, प्रोड्यूस होंगी। अगर हम मैकेनिकल वेव्स की देखें कि कौन सी वेव्स मैकेनिकल वेव्स होंगी, तो अगर आपका क्वेश्चन आता है विच टाइप ऑफ वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स, और ऑप्शन में आपके पास ट्रांसवर्स वेव्स भी लिखा हो और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी लिखा हो। तो अगर एमसीक्यू आता है मैकेनिकल वेव्स कौन सी होंगी, ट्रांसवर्स वेव्स होंगी या मैकेनिकल वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होंगी, तो आप लोगों ने याद रखना है कि इसका ऑप्शन आप बोथ चूज़ करेंगे। मैकेनिकल वेव्स की कुछ टाइप्स ऐसी होती हैं जो ट्रांसवर्स इन नेचर होती हैं, और मैकेनिकल वेव्स की कुछ ऐसी टाइप्स होती हैं जो लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर भी होंगी। फॉर एग्जांपल साउंड वेव जो हैं वो मैकेनिकल वेव्स हैं। साउंड वेव्स आपके पास मैकेनिकल वेव्स हैं बट दे आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। और अभी हम लोगों ने जो पढ़ी थी वेव्स प्रोड्यूस इन अ रोप जो होती हैं, वेव्स प्रोड्यूस इन ए रोप, किसी रोप में जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो हमें पता है मैकेनिकल भी हैं, क्योंकि उनको भी मीडियम रिक्वायर होता है फॉर प्रोपोगेशन। तो वेव्स प्रोड्यूस इन ए रोप जो होंगी दे आर आल्सो ट्रांसवर्स वेव्स, वो ट्रांसवर्स होंगी। और जो साउंड वेव्स हैं वो कौन सी हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होंगी। तो अगर एमसीक्यू आता है मैकेनिकल वेव्स कौन सी होंगी, ट्रांसवर्स वेव्स होंगी या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होंगी, तो आप लोगों ने ऑप्शन बोथ चूज़ करना है कि दोनों हो सकती हैं। और उसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल मैंने लिख दी है कि साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल हैं और जो वेव्स प्रोड्यूस इन अ रोप होंगी दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर होंगी। अच्छा, अब हम अगर बात करें ना इनकी कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, ये जो फार्मूला होता है ना V = F लैम्डा होता है, ठीक है। या इस फार्मूले को आप F की जगह पर 1/T भी लिख सकते हैं। F को अगर मैं 1/T × लैम्डा लिख दूँ तो लैम्डा इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, V × टाइम पीरियड हो जाएगा। तो ये बच्चों आप लोगों ने याद रखना है ये वाले फार्मूलाज इन मैकेनिकल वेव्स के लिए वैलिड हैं, ठीक है। वैसे तो आप यूँ याद रख लें कि ये दोनों के लिए वैलिड है, मैकेनिकल वेव्स के लिए वैलिड हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दोनों के लिए फार्मूले वैलिड होते हैं। V = F लैम्डा
या लैम्डा इज़ इक्वल टू क्या होगा v इंटू टी। कैपिटल टी जो है वो टाइम पीरियड के लिए है। तो इसके बच्चों आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, बहुत आसान होगी। 3 चीज़ें हैं ना, v वेव की स्पीड, f क्या होगी फ्रीक्वेंसी वेव की, और लैम्डा उसकी क्या होगी वेवलेंथ होगी। तो अगर आपको इन तीनों चीज़ों में से कोई सी भी 2 चीज़ें गिवन हो तो थर्ड वन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको फ्रीक्वेंसी की बजाय टाइम पीरियड गिवन हो तो फिर इस फार्मूला को यूज़ करके आप लैम्डा, वी और टी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये वाले फार्मूला अगर कभी एमसीक्यू आ जाता है किन वेव्स के लिए वैलिड है, तो ये फार्मूला मैकेनिकल वेव्स के लिए भी वैलिड होते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए भी वैलिड होते हैं। लेकिन ये वाले फार्मूलाज जो हैं हम मैटर वेव्स के ऊपर अप्लाई नहीं करते। मैटर वेव्स के जो फार्मूलाज होते हैं वो समहाउ डिफरेंट होते हैं, उसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये चंद बातें आप लोगों ने मैकेनिकल वेव्स के लिए माइंड में रखनी है। अब बच्चों हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। इनका बेसिक फीचर तो ये होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोपोगेशन के लिए कोई मीडियम रिक्वायर नहीं होता। तो हम लिख सकते हैं, मैं लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिक्वायर नो मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोपोगेशन के लिए कोई मीडियम रिक्वायर नहीं होता। और दूसरी बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं दे आर ओनली ट्रांसवर्स इन नेचर। जो आपकी मैकेनिकल वेव्स हैं ना वो ट्रांसवर्स इन नेचर भी हो सकती हैं, वो लॉन्गिट्यूडनली नेचर भी हो सकती हैं, लेकिन जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं दे ऑल आर ट्रांसवर्स इन नेचर। इनके अंदर लॉन्गिट्यूडनल नेचर होना पॉसिबल नहीं होती। अगर हम इनकी कैटेगरीज़ की बात करें तो मैं लिख सकता हूँ। तो बच्चों मैंने इनके नाम लिख दिए हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, IR मीन इंफ्रारेड रेडिएशंस, VR मीन विजिबल रीजन, UV मीन अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज और गैमा रेज। ठीक है, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अब इनके एमसीक्यू ज़रा देख लें। अगर आपका कभी एमसीक्यू आता है ना, आप रेडियो वेव से गैमा रेज की तरफ जाते हुए, तो आप लोगों ने याद रखना है रेडियो वेव से गैमा रेज की तरफ जाते हुए जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज़ हो रही होती है, और अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही होती है। वेवलेंथ डिक्रीज़ होगी, एनर्जी इंक्रीज़ हो रही होगी। अगर मोमेंटम की बात करेगा तो मोमेंटम भी क्या हो रहा होगा, इंक्रीज़ हो रहा होगा। लेकिन अगर स्पीड की बात करेगा तो इन सब की स्पीड सेम होगी। किसके अंदर सेम होगी, वैक्यूम के अंदर। तो वैक्यूम के अंदर इन सब की स्पीड सेम होती है, वेवलेंथ सब की डिफरेंट है, एनर्जी डिफरेंट है, मोमेंटम भी डिफरेंट है। और अगर एनर्जी डिफरेंट है तो ज़ाहिर है फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होगी, और रेडियो वेव से गैमा रेज की तरफ जाते हुए फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ करती है। लेकिन जो चीज़ सेम है वो सबकी स्पीड सेम होगी, और स्पीड किस में सेम है, वैक्यूम में सेम है। तो जब आपके एमसीक्यू आता है ना कि इनकी स्पीड कितनी होगी वैक्यूम के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए c की इक्वल होगी, और c कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगी। अब आपका जब एमसीक्यू आएगा तो आपसे कोई सी 3 या 4 वेव्स ऑप्शन में लिखी होंगी, और आपसे पूछेगा बताएं किसकी वेवलेंथ ग्रेटर है, किसकी स्पीड ग्रेटर है, किसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर है, किसका मोमेंटम ज़्यादा है। तो अगर आपको ये ऑर्डर याद है, ये ऑर्डर मैंने यहाँ से इस तरफ जाते हुए लिखा है, तो इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग अब आप इजीली आंसर कर सकते हैं। जो इसमें पहले आ रहे होंगे उनकी एनर्जी, मोमेंटम और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। जो जो वेव्स आगे जाती जा रही हैं, उनकी कैटेगरीज आगे जाती जा रही हैं, तो एनर्जी, मोमेंटम और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए वेवलेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो अगर इनका कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो अगर आपको ये ऑर्डर याद हो तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं। स्पीड का इशू ख़त्म हो गया, स्पीड सबकी सेम होगी। इनकी स्पीड को 2 लोगों ने फाइंड आउट किया है। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड की बात करें ना, तो आप लोगों ने याद रखना है एक इनकी स्पीड का फार्मूला है, उसको हम बोलते हैं मैक्सवेल फार्मूला ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। वो आप लोगों ने थोड़ा सा याद रखना है कि मैक्सवेल फार्मूला ऑफ स्पीड ऑफ लाइट कितना है, वो बनता है 1/μ0 ठीक है ना। μ0 आपको पता है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और ε0 क्या चीज़ है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये मैक्सवेल फार्मूला ऑफ स्पीड ऑफ लाइट है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट एक और फार्मूला होता है, वो इक्वल होगा c = 16 FD। इसमें जो f लिखा हुआ है वो फ्रीक्वेंसी है, और d जो है इसने जो माइकलसन का फार्मूला है बेसिकली इसको हम बोलते हैं माइकलसन फार्मूला। तो माइकलसन ने अपने एक्सपेरिमेंट में 2 मिरर यूज़ किए थे ना। ये बेसिकली जो d है वो सेपरेशन बिटवीन मिरर्स है, सेपरेशन बिटवीन मिरर्स। हमें माइकलसन की डिटेल की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि अगर कभी आ जाए कि स्पीड ऑफ लाइट के फार्मूलाज कौन कौन से हैं, तो ये 2 कॉमन फार्मूला है। ये वाला फार्मूला मैक्सवेल फार्मूला ऑफ स्पीड ऑफ लाइट है, और ये माइकलसन फार्मूला ऑफ स्पीड ऑफ लाइट है। इसमें f जो है वो बेसिकली फ्रीक्वेंसी है, और d जो है क्योंकि इसने 2 मिरर यूज़ किए थे
उन मिरर्स के दरमियान में सेपरेशन जो है उसको हम डी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये दो फार्मूलाज आप लोगों ने याद रखने हैं, इसकी डिटेल की हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अच्छा, वापस आते हैं इन वेव्स की तरफ। अब बच्चों आप लोगों ने एक बात ये याद रखनी है, एक तो इनकी कैटेगरीज़ का आपको आइडिया हो गया, अब ये सारी चीज़ों के आंसर कर सकते हैं। फिर एक और बात याद रखिएगा कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर न्यूट्रल। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं अगर वो न्यूट्रल हैं तो न्यूट्रल का मतलब है इन पर कोई चार्ज नहीं है। अगर इन पर चार्ज ही कोई नहीं है तो इन वेव्स के ऊपर देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इन वेव्स के ऊपर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो अगर वो कहते हैं ना इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम, ये जो इंफ्रारेड है, विजिबल है, यूवी हैं, हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करते हैं या मैग्नेटिक फील्ड में से पास करेंगे तो किस डायरेक्शन में बेंड होंगी। तो आप लोगों ने याद रखना ये सारी वेव्स न्यूट्रल होती हैं, इनके ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स का कोई इफेक्ट नहीं होगा। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को फर्दर हम कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। दो मेजर कैटेगरीज बनती हैं, एक रेडियो वेव से लेकर एक्स रेज तक होंगी और एक गैमा रेज आ जाती हैं ना। तो रेडियो वेव से लेकर एक्स रेज तक जो वेव्स होती हैं इनको हम इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन भी इनको इसलिए कहते हैं, ये प्रोड्यूस होती हैं ड्यू टू एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ एन एटम भी कह सकते हैं और इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। तो बच्चों मैंने लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन कौन सी रेडिएशन होंगी, जो प्रोड्यूस होंगी ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन ऑफ एन एटम और इलेक्ट्रॉन। कि एटम या इलेक्ट्रॉन, देखें ना, कोई एटम या इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है, उसके बाद जब उसने डी एक्साइट होना है तो डी एक्साइटेशन के रिजल्ट के तौर पर वो जो रेडिएशन यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करेगा वो रेडियो वेव से लेकर एक्स रेज तक होंगी। तो ये सारी वेव्स को इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन इसलिए कहते हैं, ये प्रोड्यूस होती हैं ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन ऑफ एटम और इलेक्ट्रॉन। तो गैमा रेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं? गैमा रेज का थोड़ा सा मैकेनिज्म डिफरेंट है। आप लोगों ने याद रखना है गैमा रेज तब प्रोड्यूस होंगी जब कोई न्यूक्लियस है ना, सपोज कर लें ये कोई न्यूक्लियस है, जब इस न्यूक्लियस से अल्फ़ा मिशन हो रही होगी या इस न्यूक्लियस से बीटा मिशन होगी। जब किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस से अल्फ़ा या बीटा मिशन होगी उस वक़्त ये न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में होगा। जब किसी न्यूक्लियस से अल्फ़ा या बीटा रेडिएशन एमिट हो रही होती हैं उस वक़्त न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में होता है। और जब आपका न्यूक्लियस डी एक्साइट होगा ना, यानी जब इस न्यूक्लियस ने डी एक्साइट होना है तो न्यूक्लियस के डी एक्साइट होने से जो रेडिएशन प्रोड्यूस होती हैं दे आर नेम्ड एज गैमा रेज। इसका मतलब कि गैमा रेज के प्रोड्यूस होने के लिए किसकी डी एक्साइटेशन होगी? न्यूक्लियस की डी एक्साइटेशन होगी। और इन सारी वेव्स के प्रोड्यूस होने के लिए किसकी डी एक्साइटेशन होगी? एटम या इलेक्ट्रॉन की डी एक्साइटेशन होगी। इसलिए गैमा रेज को हम इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन नहीं कहते, इसको हम न्यूक्लियर रेडिएशंस का नाम दे रहे होते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही, इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और जो न्यूक्लियर रेडिएशन की एक टाइप जो गैमा रेज है ये भी कौन सी हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं। तो इनको मैंने डिफ्रेंशिएट क्यों किया है? क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्शन की बेस पे डिफरेंस है। तो अगर आपका कभी एमसीक्यू आ जाए ना, इन वेव्स में कौन सी वेव्स हैं जो प्रोडक्शन की बेस पे डिफरेंट हैं, तो गैमा रेज जो हैं वो किस बेस पे डिफरेंट हैं? ये बाकियों से डिफरेंट हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। तो बच्चों मैंने लिख भी दिया है कि ये डिफरेंट हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। वो आपको समझ आ चुका है कैसे डिफरेंट हैं, क्योंकि ये प्रोड्यूस होती हैं न्यूक्लियस के डी एक्साइट होने से और बाकी सारी प्रोड्यूस होती हैं एटम या इलेक्ट्रॉन के डी एक्साइट होने से। बाकी और भी इनमें डिफरेंसेस हैं, इनकी एनर्जी डिफरेंट है, वेवलेंथ डिफरेंट है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। लेकिन अगर एमसीक्यू कभी आता है ना प्रोडक्शन की बेस पे कौन सी डिफरेंट है, तो ये सारी प्रोडक्शन की बेस पे सेम है। प्रोडक्शन की बेस पे जो डिफरेंट है इनमें से वो गैमा रेज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन डिफरेंट है। अब बच्चों हम कुछ और बेसिक चीज़ें देखते हैं। देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नाम में इलेक्ट्रो वर्ड भी आ रहा है और मैग्नेटिक वर्ड भी आ रहा है। तो आप लोगों ने याद रखना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी होगा। तो सपोज करें इस डायग्राम में अगर ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की प्लेन को शो कर रही है तो ये जो डायरेक्शन होगी आउटवर्ड ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की प्लेन होगी और इस डायरेक्शन में वेव या एनर्जी ट्रैवल कर रही होगी। ठीक है, तो इस समय ये चीज़ क्लियर होगी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। एंड दे आर आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव और एनर्जी।
और वो वेव या एनर्जी की डायरेक्शन के भी क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होंगे। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर आल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दे आर आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी आर वेव। अगर आपका एमसीक्यू आता है ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इमेज जो स्टोर होता है, इमेज किस फील्ड वेक्टर में स्टोर होता है, तो आप लोगों ने याद रखना है जो इमेज होगा, इमेज स्टोर हो रहा होता है इन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स। तो बहुत कॉमन एमसीक्यू कि अगर इमेज स्टोर का क्वेश्चन आ जाए तो इमेज विल स्टोर इन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के अंदर इमेज स्टोर होगा। जब जनरल की भी बात करें, जनरली अगर बात करता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस अब कैसे करेंगे, जिस तरह मैकेनिकल वेव्स के प्रोड्यूस होने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, वाइब्रेटिंग बॉडी चाहिए होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रोडक्शन के लिए आप लोगों ने जनरल वर्ड याद रखना है, वी रिक्वायर एक्सेलरेटिंग चार्जेस। एक्सेलरेटिंग भी कह सकते हैं या डिसेलरेटिंग भी कह सकते हैं, चार्जेस चाहिए होते हैं। ज़्यादातर वर्ड एक्सेलरेटिंग चार्जेस यूज़ होता है, लेकिन अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करे या डिसेलरेट करे, दोनों केसेस में ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होंगी, प्रोड्यूस होंगी। तो आप लोगों ने इंपॉर्टेंट बात है, इसको लाजमी नोट कर लें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस बाय द एक्सेलरेटिंग एंड डिसेलरेटिंग चार्जेस। देखें, अगर कोई चार्ज रेस्ट की स्टेट में हो ना, सपोज करें ये चार्ज है, मैं कहता हूँ ये चार्ज रेस्ट की स्टेट में है, तो चार्ज अगर रेस्ट की स्टेट में होगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, लेकिन उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं, वो तो बेसिकली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स हैं, और ये दोनों फील्ड वेक्टर जो हैं वो ऑसिलेटिंग होने चाहिए। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में तो जो दोनों फील्ड वेक्टर्स हैं उनको ऑसिलेटिंग होना चाहिए। तो जो जब चार्ज रेस्ट में होता है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है और वो भी कांस्टेंट होता है, ऑसिलेटिंग होता ही नहीं है, और मैग्नेटिक फील्ड उसका ज़ीरो होगा। तो डेफिनेटली चार्ज अगर रेस्ट में होगा तो क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करेगा? चार्ज रेस्ट में होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस नहीं करेगा। अगर एक चार्ज मूव कर रहा हो विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो मैं लिखे फिर चार्ज मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कि अगर कोई चार्ज मूव करे किस वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो उस केस में क्या होगा ना, तो अगर सपोज करें यही चार्ज है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तब मुझे बताएं इसका कौन सा फील्ड होगा? इसके दोनों फील्ड होंगे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। लेकिन इशू ये है कि फिर भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस नहीं करेगा। क्यों नहीं प्रोड्यूस करेगा? दोनों फील्ड वेक्टर होने के साथ साथ ये दोनों फील्ड वेक्टर इसके तो कांस्टेंट हैं। क्यों फील्ड वेक्टर दोनों कांस्टेंट हैं? कि चार्ज मूव कर रहा है किससे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। तो चार्ज रेस्ट में हो तब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस नहीं होती। चार्ज अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे तो तब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस नहीं होंगी। तो चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कब प्रोड्यूस करेगा? अगर आपके पास एक्सेलरेटिंग और डिसेलरेटिंग चार्जेस होंगे तो सच चार्जेस कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अदरवाइज अगर इस कैटेगरी में चार्ज होंगे तो उनसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस नहीं होगी। हमारे घरों में जब करंट फ्लो कर रहा होता है ना, इसको भी थोड़ा सा देख लें। जब बच्चों करंट फ्लो करता है तो करंट जब फ्लो कर रहा होता है उसकी वेलोसिटी को हम किसका नाम देते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम देते हैं। तो आप लोगों ने याद रखना है, जब घरों में करंट फ्लो कर रहा होता है, जिस वेलोसिटी से वो फ्लो करता है उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप लोगों ने याद रखना है कि उसके में भी चार्जेस का एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के केस में भी चार्ज पार्टिकल के एक्सेलरेशन ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या होगा? ज़ीरो होगा। इसका मतलब ये हो कि ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ करंट अगर आपसे पूछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होंगी, तो आप लोगों ने ये याद रखना है, नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस। इस केस में भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फिर प्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि जब जनरली हम वर्ड यूज़ करते हैं ना, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करता है तो हम कहते हैं किस वेलोसिटी से फ्लो करेगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में चार्जेस का एक्सेलरेशन ऑलमोस्ट इक्वल टू ज़ीरो होता है। अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो इस केस में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस नहीं होंगी। तो हमारे घरों में जब इलेक्ट्रिक वायर्स जो होती हैं उनमें जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होता है, तो अगर कभी एमसीक्यू आ जाए ना, उस दौरान ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या आपके पास जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं? तो हम कहते हैं जब चार्जेस मूव करते हैं उस वक्त उनकी वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इसमें एक्सेलरेशन अप्रोक्सीमेट इक्वल टू ज़ीरो होता है। अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो इसका मतलब है यही वाला केस हो गया ना, और इस केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगेन प्रोड्यूस नहीं होंगी। बाकी अगर हम इनके फार्मूलाज की बात करें तो भी हम बच्चे पढ़ रहे थे कि v इक्वल टू एफ लेमडा हो जाए, या लेमडा इज़ इक्वल टू v इंटू टी। ये टाइम पीरियड वाला फार्मूला है। ये सारे फार्मूले इन वेव्स के लिए भी वैलिड होते हैं, बट इन वेव्स में फ़र्क सिर्फ ये आता है कि v को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं? c से। तो c इक्वल टू एफ लेमडा हो जाएगा।
या लैम्डा इज़ इक्वल टू सी इंटू टी हो जाएगा। इसके जब क्वेश्चन आते हैं तो ज़्यादा इजी होता है उनको सॉल्व करना, क्योंकि इसके अंदर अगर स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू ना भी गिवन हो तो हमें खुद से याद होती है कि स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी। बाकी रहेगी इन फार्मूलाज में फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो फ्रीक्वेंसी को इस फॉर्म में भी कैलकुलेट किया जा सकता है नंबर ऑफ़ वेव्स पर यूनिट टाइम के फार्मूला से। तो ये दोनों वेव्स के बारे में याद रखना है। अगर मैकेनिकल वेव्स का क्वेश्चन आ जाए या इन वेव्स का क्वेश्चन आ जाए, समटाइम फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट गिवन नहीं होती, आपको नंबर ऑफ़ वेव्स और टाइम गिवन होता है, तो आप नंबर ऑफ़ वेव्स को अगर टाइम से डिवाइड करें तो वहाँ से भी हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके इन फार्मूलाज में उसकी वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं जो थर्ड टाइप इसकी थी, जो कि मैटर वेव्स हैं। हमारे जो क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर वो मैकेनिकल वेव्स के क्वेश्चन आते हैं। मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर दी है, इसके अगर क्वेश्चन आ जाएंगे तो अब आप सॉल्व कर सकते हैं। मैटर वेव्स के कंपैरेटिवली क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन मैटर वेव्स की डिटेल डिस्कशन में जाकर सेकंड ईयर में भी करूंगा, ठीक है। अभी जस्ट हम क्योंकि वेव्स पढ़ रहे हैं तो मैं इसको थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं, और मैटर वेव्स के बाद फिर अभी हम डिटेल से दोबारा बात मैकेनिकल वेव्स पे करेंगे, क्योंकि मैकेनिकल वेव्स के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वेव की 3 टाइप्स के अंदर, और इस मैटर वेव पे डिस्कशन हम सेकेंड ईयर में भी करेंगे। बस इसका थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ क्योंकि वेव्स की टाइप्स डिस्कस हो रही हैं। मैटर वेव्स के और नेम भी होते हैं। मैटर वेव्स को हम पार्टिकल वेव्स भी कहते हैं, और इन्हीं मैटर वेव्स का एक नेम जो है वो डिब्रोगले वेव्स भी होता है। डिब्रोगले वेव्स भी कहते हैं, डिब्राय वेव्स भी कहते हैं। इन वेव्स के बारे में डिब्राय ने आइडिया दिया था, इसलिए इन वेव्स को डिब्रोगले वेव्स भी कहते हैं। इस डिब्रॉय ने ये कहा था जब को पार्टिकल मूव करेगा ना, इसने एक यूनिक आइडिया दिया था कि जब पार्टिकल मूव करेगा तो पार्टिकल जब मूव कर रहा होता है तो उस पार्टिकल के मूव करने की वजह से वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। यानी जब पार्टिकल मूव करता है, सपोज करें यूँ पार्टिकल मूव करता हुआ जा रहा है, तो इस पार्टिकल के मूव करने की वजह से वेव्स प्रोड्यूस होंगी। तो जब कोई पार्टिकल मूव करेगा उससे जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी उन वेव्स को हम पार्टिकल वेव्स, मैटर वेव्स या किसका नाम देते हैं, डिब्राय वेव्स का नाम देते हैं। तो बस आप लोगों ने इसमें ये कंसेप्ट याद रखना है कि ये कौन सी वेव्स हैं जो कब प्रोड्यूस होंगी, जो पार्टिकल की मोशन की वजह से प्रोड्यूस होंगी। अगर इस पार्टिकल की मास m हो, इसकी स्पीड v हो, तो इससे जो वेव प्रोड्यूस होगी उसकी वेवलेंथ हम इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, लैम्डा इज़ इक्वल टू h/mv। h यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट है, m उस पार्टिकल की मास है, v उस पार्टिकल की स्पीड है। तो देखिए इसमें एक्चुअल में जब खुद पार्टिकल मूव करके जाएगा तब हम उसकी वेवलेंथ, वो वेव्स जनरेट करेगा, और उन वेव्स को हम लोग मैटर वेव्स का नाम देंगे, और इनका फार्मूला लैम्डा इक्वल टू h/mv होता है। तो इनका फार्मूला बाकी वेव्स के फार्मूला से डिफरेंट है, क्योंकि बाकी वेव्स में आपको पता होगा जो दोनों वेव्स हम लोगों ने पढ़ी हैं उन वेव्स के अंदर पार्टिकल मूव नहीं करते, बल्कि पार्टिकल या इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो होते हैं वो अपनी मेन पोजीशन के अराउंड क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, एनर्जी आगे मूव करती है। इसमें एनर्जी तो मूव कर ही रही है, लेकिन वो एनर्जी किसके पास है, पार्टिकल के पास है, और पार्टिकल खुद भी आगे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इसलिए हम इन वेव्स को उन वेव्स के साथ मिक्स करके यूज़ नहीं स्टडी करते, क्योंकि अदरवाइज़ तो वेव की डेफिनेशन ही ख़त्म हो जाती है। हम तो ये वेव की ये डेफिनेशन करते हैं कि उसके अंदर पार्टिकल मूव नहीं करते, लेकिन इन वेव्स के अंदर तो पार्टिकल खुद भी क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इसलिए हम जब क्वेश्चन आते हैं तो इनके क्वेश्चन सेकंड ईयर में अलहदा से मैटर वेव्स के नाम के साथ आते हैं। इनको जब जनरल हम वेव्स की बात करते हैं तो इनको वेव्स की जनरल कैटेगरी में यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि ये वाली वेव्स मॉडर्न फिजिक्स की वेव्स हैं, ठीक है। फार्मूला आपको आइडिया होगा कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिर आप लोगों ने याद रखना है जो मैटर वेव्स या डिब्राय वेव्स होती हैं ये कौन से पार्टिकल प्रोड्यूस करेंगे। मैंने बोला ना पार्टिकल मूव करेंगे तो ये प्रोड्यूस होंगी। तो अगर पूछता है ना कौन से पार्टिकल होंगे जो मूव करेंगे तो ये प्रोड्यूस होंगी, तो एक चीज़ याद रखना है, ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो होते हैं ना, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की मोशन की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो हैं उनकी मोशन की वजह से ये वाली वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। और अगर पूछते हैं वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल चार्ज पार्टिकल होंगे, न्यूट्रल होंगे, यानी दो कैटेगरीज होती हैं ना, न्यूट्रल भी हो सकते हैं पार्टिकल और चार्ज पार्टिकल भी हो सकते हैं। तो आप लोगों ने याद रखना है वो दोनों तरह की बोथ हो सकते हैं, यानी न्यूट्रल पार्टिकल भी अगर मूव करें
तब भी ये वाली वेव्स प्रोड्यूस होंगी, और अगर चार्ज पार्टिकल मूव करें तो तब भी ये वाली वेव्स क्या होंगी, प्रोड्यूस होंगी। बस यही चंद चीज़ें आप लोगों ने इनके बारे में याद रखनी है। अब हम डिटेल से दोबारा बात मैकेनिकल वेव्स पे करते हैं और उसके डिफरेंट MCQ को देखते हैं जो बुक की लाइन्स की फॉर्म में आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटी में नज़र आएंगे। अब अच्छा हम कुछ की पॉइंट्स की बात करते हैं। एक आपका MCQ आ रहा है नेसेसरी कंडीशंस फॉर प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स। आप लोगों ने याद रखना है कि आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में जब जनरल क्वेश्चन आए और आप ये ना गेस कर पा रहे हो कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्वेश्चन है या मैकेनिकल वेव्स का क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने हमेशा उस क्वेश्चन का आंसर मैकेनिकल वेव से ही करना है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी कि जब भी जनरल क्वेश्चन आए और आप गेस ना कर पा रहे हो ये किन वेव्स का क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने आंसर उसका किससे करना है, मैकेनिकल वेव से ही करेंगे। तो इसका मतलब ये कि अगर ये MCQ आता है कि नेसेसरी कंडीशंस फॉर प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स, तो हम मैकेनिकल वेव से ही इसका आंसर करेंगे। तो पहली इसकी कंडीशन होती है कि मीडियम जो होगा दैट मस्ट भी क्या होना चाहिए, इलास्टिक। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि पॉइंट्स ऑफ मीडियम शुड नॉट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यानी पॉइंट्स ऑफ मीडियम जो होते हैं उनका आपस में लिंक होना चाहिए, यानी द पार्टिकल आर एसोसिएटेड विद ईच अदर। तो अगर ये दोनों ऑप्शन लिखे होंगे तो फिर उस MCQ का ऑप्शन आप लोगों ने बोथ चूज़ करना है। फिर मैंने कुछ और की पॉइंट्स लिखे हैं। एक आप लोगों ने याद रखना है जो ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं कैन बी सेटअप इन सॉलिड्स। अब जनरल बातें हो रही हैं, इसका मतलब फिर कौन सा हुआ, ये किन वेव्स की हो रही होंगी, मैकेनिकल वेव्स के लिए हो रही होंगी, ठीक है। तो ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होती हैं कैन बी सेटअप इन सॉलिड्स, एक तो ये बात याद रखनी है। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि ट्रांसवर्स वेव्स डाई आउट वेरी क्विकली इन लिक्विड्स एंड यूजुअली कैन नॉट प्रोसीड, यानी लिक्विड में ये आगे ज़्यादा प्रोपोगेट नहीं कर पाती, ये फ़ौरन ये वाली वेव्स जो होंगी वो ऑब्जॉर्व हो जाती हैं। नेक्स्ट एक MCQ मैंने लिखा है कि मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव्स कैन नॉट प्रोपोगेट थ्रू। अभी आप लोगों ने क्या देखा है कि जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं, जनरल जब वर्ड यूज़ होता है तो वो मैकेनिकली होती हैं। ट्रांसवर्स वेव्स डाई आउट वेरी क्विकली इन लिक्विड्स, ये लिक्विड्स में ही बहुत जल्दी डाई आउट हो जाती हैं, मीन ऑब्जॉर्व हो जाती हैं। तो फिर क्या होगा कि जो मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव्स होंगी कैन नॉट प्रोपोगेट थ्रू, तो ज़ाहिर है ये गैसेस में तो फिर बिल्कुल ही प्रोपोगेट नहीं कर सकेंगी। तो अगर आता है ना मैकेनिकल वेव्स कैन नॉट प्रोपोगेट थ्रू, तो आप लोगों ने ऑप्शन गैसेस यूज़ करना है। एक और बहुत कॉमन MCQ मैंने लिखा है कि व्हेन वेव ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है, जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही हो, देन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन सेम। तो आप लोगों ने याद रखना है ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ वेव, ये अपने पास लाइन लिख लें कि ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स द क्वांटिटी विच रिमेन्स कांस्टेंट इज़ फ्रीक्वेंसी, कि ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ वेव जो क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है वो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। उसकी वजह ये होती है जो फ्रीक्वेंसी होती है इसलिए कांस्टेंट रहती है कि फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन सोर्स, कि जो फ्रीक्वेंसी है वो किस पे डिपेंड करती है, सोर्स पे डिपेंड करती है। तो अगर MCQ आता है ना ड्यूरिंग प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी, तो आप लोगों ने याद रखना है फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। और क्यों कांस्टेंट है कि ये डिपेंड किस पे कर रही है, सोर्स पे डिपेंड कर रही है। अगर यही चारों ऑप्शन लिखे हुए हों तो इस MCQ की स्टेटमेंट चेंज होकर यूँ भी आ सकती है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो मैंने बच्चे लिखे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ऑड, और यही ऑप्शन लिखे हुए हैं। तो इनमें से ऑड अगर आप लोगों ने बताना हो तो F फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा वेवलेंथ है, V जो है वो स्पीड ऑफ वेव है, A वेव का एम्पलीट्यूड है ना। तो अगर पूछे इनमें से ऑड कौन सा है, तो आप लोगों ने कहना है इनमें से ऑड जो है वो एम्पलीट्यूड ऑड है। एम्पलीट्यूड ऑड का मतलब क्या है कि एम्पलीट्यूड का इनके साथ कोई लिंक नहीं है। कैसे लिंक नहीं है, VF और लैम्डा को तो हम आपस में इस फार्मूला से लिंक कर सकते हैं ना, V इक्वल टू F लैम्डा। तो VF और लैम्डा आपस में लिंक है इस फार्मूला के थ्रू, एम्पलीट्यूड का इनके साथ कोई लिंक नहीं है। तो अगर आपका MCQ आता है ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वेव्स के अंदर, तो आप लोगों ने ऑप्शन में क्या चूज़ करना है, एम्पलीट्यूड चूज़ करना है। उसका मतलब ऑड का यहाँ पर लिंक नहीं है। VF और लैम्डा तो इस फार्मूला के थ्रू आपस में क्या हो रहे हैं, लिंक हो रहे हैं, लेकिन एम्पलीट्यूड को हम फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ या लैम्डा के साथ ऐसा डायरेक्ट लिंक नहीं कर सकते। कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बच्चों मैंने आपके लिए बोर्ड पर लिखी हैं। इसमें कह रहा है फॉर ए रिपल टैंक when wave travel from deep to shallow water then what is true। अब इस रिपल टैंक को अगर आप ओशन से समझे तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। अगर आप कभी कराची गए हैं या आप लोगों ने टीवी पे कभी देखा हो तो ओशन की जो वेव्स जब मूव कर रही होती हैं तो आपको लग रहा होता है बहुत हाई स्पीड से किनारे की तरफ आ रही हैं, लेकिन जैसे जैसे वो वेव्स किनारों की तरफ आती हैं तो उनकी स्पीड भी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। मीन वो वेव्स क्या हो रही होती हैं, स्लो डाउन हो रही होती हैं। तो ये सेम चीज़ होती है कि वो जो वेव्स हैं वो भी डीप वाटर से जब शैलो वाटर की तरफ आती हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कि उनकी स्पीड कंपैरेटिवली क्या हो रही है, डिक्रीज़ कर रही है।
अब यहाँ पर भी ये होगा कि जब रिपल टैंक में वेव्स डीप से शैलो वाटर की तरफ आएंगी तो हमें ये चीज़ तो पता है v = f लैम्डा है, और ये हमें हमारा कंक्लूजन है, ऑब्जर्वेशन भी है कि उनकी स्पीड कम हो रही होती है। अगर स्पीड कम हो रही है तो ड्यूरिंग प्रोपोगेशन, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ड्यूरिंग प्रोपोगेशन फ्रीक्वेंसी तो क्या रहेगी, कांस्टेंट। अगर f कांस्टेंट है तो v और लैम्डा का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर v कम हो रही है तो फिर वेवलेंथ में भी क्या हो जाना है, कम हो जाना है। इसका मतलब ये हुआ कि जब वेव्स डीप वाटर से शैलो वाटर की तरफ आती हैं, एक तो स्पीड कम हो रही होती है, ये बिल्कुल आप ओशन को माइंड में रखेंगे तो आपको बात याद रहेगी, वेवलेंथ भी कम हो रही होती है। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था ड्यूरिंग प्रोपोगेशन फ्रीक्वेंसी तो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो उसका क्वेश्चन ये कि व्हाट इज़ ट्रू, तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, स्पीड डिक्रीज़ हो रही है, बी भी ठीक है, वेवलेंथ डिक्रीज़ हो रही है, फ्रीक्वेंसी सेम भी ठीक है। जिसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, डेल्टा ऑप्शन होगा, कि ये सारे ऑप्शन ठीक हैं। एक और बहुत बेसिक सेंस की मैंने लिखा है, एन एक्सप्लोजन टेक प्लेस ऑन मून, ठीक है, वन ऑन अर्थ कैन, ठीक है, एक बंदा अर्थ के ऊपर है, उसके बारे में आप लोगों ने पॉसिबिलिटीज़ बतानी है। इसमें बस एक ही कंसेप्ट है कि आप मून और अर्थ के दरमियान में वैक्यूम है, और आपको पता है जो साउंड वेव्स होती हैं वो वैक्यूम में से पास नहीं कर सकती, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट होंगी वो तो वैक्यूम में से क्या कर सकती हैं, पास कर सकती हैं। यानी सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो वैक्यूम में से पास कर जाती हैं, साउंड वेव्स जो हैं वो वैक्यूम में से पास नहीं करेंगी। तो कह रहे हैं कि एन एक्सप्लोजन टेक प्लेस ऑन वैक्यूम, टेक प्लेस ऑन मून, मून के ऊपर कोई ब्लास्ट हुआ है तो उस ब्लास्ट को आप अर्थ के ऊपर देख तो सकेंगे, क्योंकि उसका नज़र आना जो है वो किसका रिजल्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का रिजल्ट है, और उस एक्सप्लोजन की साउंड सुनाई देना साउंड वेव्स का फिनोमेना है। तो उसकी साउंड सुनाई नहीं देगी क्योंकि साउंड वेव्स वैक्यूम में से पास नहीं कर सकती, लेकिन एक्सप्लोजन अगर हुआ है तो आपको नज़र ज़रूर आ सकता है, क्योंकि नज़र आने का तल्लक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ है। तो देख लें इसके ऑप्शन, बोथ हेयर एंड सी एक्सप्लोजन, तो हेयर तो वो नहीं कर सकता, सिर्फ सी कर सकता है, तो ये ऑप्शन नहीं ठीक। ओनली हेयर एक्सप्लोजन, ये तो बिल्कुल रॉन्ग बात है, ओनली सी एक्सप्लोजन, ठीक है ना, नाइदर सी नाइदर हेयर, हेयर तो वो नहीं कर सकता लेकिन सी तो कर सकता है ना, तो इसको मैंने कि सुटेबल ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन होगा ना। ओनली सी क्या चीज़, एक्सप्लोजन, वो एक्सप्लोजन को देख ज़रूर सकता है, सिर्फ उसको सुन नहीं सकता, बहुत कॉमन सी बात। मैंने बच्चों स्पीड को भी कंपेयर किया है, साउंड वेव्स की स्पीड को, और जो आपके पास हैं लाइट यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी स्पीड को कंपेयर किया है। आप लोगों ने याद रखना है दोनों के ऑर्डर अपोजिट हैं। स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम लिक्विड में, उससे कम गैसेस में। और अभी हम लोगों ने पढ़ा है वैक्यूम में स्पीड ऑफ साउंड किसकी इक्वल होगी, ज़ीरो होगी, मीन वैक्यूम में साउंड वेव्स पास नहीं करती। इसी तरह अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट का ऑर्डर साउंड के अपोजिट होगा। लाइट सबसे ज़्यादा वैक्यूम में उसकी स्पीड होती है, वैक्यूम में सी स्पीड से मूव करती है ना, उससे कम गैसेस में, उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम सॉलिड में होगी। वैसे तो सॉलिड में लाइट अब्जॉर्ब हो जाती है, लाइट सिर्फ उन्हीं सॉलिड में से पास करती है जो ट्रांसपेरेंट सॉलिड्स होना। और लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में आप लोगों ने याद रखना है कि जब ये वेव्स लाइट किसी मीडियम में पास करती है तो लाइट की जो स्पीड होती है ना उसका मीडियम की डेंसिटी के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। जितनी मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा होती जाती है उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट उतनी कम हो जाती है। तो देखिए गैसेस से लिक्विड्स की डेंसिटी जो है वो गैसेस से ज़्यादा है, जब लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ लाइट देख लें कम हो रही है लिक्विड में। इस तरह सॉलिड्स की डेंसिटी लिक्विड से ज़्यादा है तो सॉलिड में जो स्पीड ऑफ लाइट है और कम हो रही है, और ज़्यादातर सॉलिड में तो लाइट अब्जॉर्ब हो जाती है। ये जो सॉलिड्स लिखे हुए हैं जिनमें से लाइट पास कर सकती है वो सिर्फ कौन से, ट्रांसपेरेंट सॉलिड्स ही होंगे। तो ये चंद बातें आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन के लिए याद रखनी है। एक और बात आप नोट कर लें, जो साउंड वेव्स होती हैं अगर हम इसकी आ जाए कैसे प्रोपोगेट करती हैं, तो मैंने बच्चों लिखा साउंड वेव्स प्रोपोगेट एडियाबैटिकली इन एयर, कि साउंड वेव्स की प्रोपोगेशन जो एयर में है वो आइसोथर्मल नहीं है। साउंड वेव्स की एयर में जो प्रोपोगेशन है वो एडियाबैटिक जो है वो एडियाबैटिकली साउंड वेव्स एयर में प्रोपोगेट करेंगी। ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने याद रख लेनी है। फिर आपको पता है जब साउंड वेव्स मूव करती हैं तो उससे कंप्रेशन बनता है, ये कंप्रेशन, फिर रिफ्लेक्शन, फिर कंप्रेशन एंड देन रिफ्लेक्शन। और आप लोगों ने याद रखना है टू कन्वेक्टिव कंप्रेशंस हों, सी कंप्रेशन, या टू कन्वेक्टिव रिफ्लेक्शंस हों, इनके दरम्यान में डिस्टेंस जो होगा वो लैम्डा की इक्वल होगा। टू कन्वेक्टिव कंप्रेशंस या टू कन्वेक्टिव रिफ्लेक्शन में डिस्टेंस किसकी इक्वल होगा, लैम्डा की इक्वल होगा। जिससे हम कहते हैं टू कन्वेक्टिव क्रस्ट या टू कन्वेक्टिव ट्रफ के दरम्यान में डिस्टेंस
इन जनरल हम बोलते हैं लैम्डा की इक्वल होता है। तो ये बात आप लोगों ने याद भी रखनी है। अब कंप्रेशन के बारे में अगर एमसीक्यू आ जाए तो कंप्रेशन में हम क्या बोलेंगे, प्रेशर भी हाई होता है, प्रेशर हाई होगा तो एयर मालिक्यूल की डेंसिटी भी क्या होगी, हाई होगी। कंप्रेशन में टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। अगर प्रेशर हाई है तो फिर वॉल्यूम यहाँ पर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो कंप्रेशन में प्रेशर हाई, डेंसिटी भी हाई, टेम्परेचर भी हाई, लेकिन वॉल्यूम क्या होगा, लेस होगा। कैपिटल वी स्टैंड फॉर वॉल्यूम। इस तरह रेफ्रिजरेशन की अगर बात की जाए तो सारी बातें अपोजिट होंगी। रेफ्रिजरेशन में तो एक्सपेंशन हो रही है ना, एक्सपेंशन की वजह से प्रेशर भी लो, डेंसिटी भी मालिक्यूल्स की लो हो जाएगी, टेम्परेचर भी फॉल कर जाता है। लेकिन रेफ्रिजरेशन में वॉल्यूम क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, क्योंकि गैस के मालिक्यूल्स क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। फिर आप लोगों ने एक और चीज़ याद रखनी है कि ये जो कंप्रेशन और रेफ्रिजरेशन है हम इनको रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपके एमसीक्यू आता है ना कि कंप्रेशन को हम किस से रिप्लेस कर सकते हैं, तो कंप्रेशन को हम क्रस्ट से रिप्लेस कर सकते हैं और रेफ्रिजरेशन को हम ट्रफ से, फिर कंप्रेशन को क्रस्ट से और रेफ्रिजरेशन को ट्रफ से। तो ये बात याद रखनी है, कंप्रेशन को रिप्लेस किया जा सकता है डायग्राम में क्रस्ट से और रेफ्रिजरेशन को हम रिप्लेस किससे कर सकते हैं, ट्रफ से। तो ये बातें आप लोगों ने छोटी छोटी याद रखनी है कि कंप्रेशन में कौन सी चीज़ ज़्यादा होती है और रेफ्रिजरेशन में कौन सी चीज़ ज़्यादा होगी। अभी बच्चों मैं बात कर रहा था कि अगर हम वेवलेंथ को डिफ़ाइन करें ट्रांसवर्स वेव्स में तो हम कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू कंडक्टिव क्रस्ट और ट्रफ इज़ कॉल्ड वेवलेंथ। लेकिन अगर हम वेवलेंथ की प्रॉपर डेफिनेशन लिखें तो मैंने आप लोगों के लिए बोर्ड पर लिख दी है। तो वेवलेंथ की प्रॉपर डेफिनेशन ये बनती है कि सेपरेशन बिटवीन टू कंडक्टिव पॉइंट्स हैविंग सेम सेंस और फेज ऑफ वाइब्रेशन, जिनका सेंस या फेज ऑफ वाइब्रेशन सेम हो। सेंस ऑफ वाइब्रेशन को यूँ समझें, देखिए इस पार्टिकल का सेंस ऑफ वाइब्रेशन अपवर्ड है, इसका इस जगह पर है, इस पार्टिकल सेंस ऑफ वाइब्रेशन ये वाला है, इसका ये वाला है, इसके बाद ये वाला है, या दरमियान में कोई पॉइंट लगा लें, इसका सेंस ऑफ वाइब्रेशन ये वाला है, इसका अपवर्ड है, इसका इधर होगा, इसका ये वाला होगा, एंड अगेन सो ऑन। तो अब ये देखें कि किन पॉइंट्स का सेंस ऑफ वाइब्रेशन सेम है। देखिए इस पॉइंट का और इस पॉइंट का क्या आपस में सेंस ऑफ वाइब्रेशन सेम नहीं है कि दोनों पीक पर भी हैं और दोनों का सेंस ऑफ वाइब्रेशन ये शो हो रहा है। तो इन दोनों के दरम्यान में भी डिस्टेंस लैम्डा होगा। इस पॉइंट का और इस पॉइंट का देखें, दोनों की पोजीशन भी सेम है और दोनों का सेंस ऑफ वाइब्रेशन भी सेम है, तो इनके दरम्यान में भी डिस्टेंस लैम्डा हुआ। तो देखिए ये क्रस्ट से और ये दोनों ट्रफ थे, दोनों के दरम्यान में डिस्टेंस लैम्डा होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वेवलेंथ को क्रस्ट और ट्रफ से डिफाइन करें, और पॉइंट्स भी देखते हैं। देखिए ये पॉइंट अपवर्ड जा रहा है, ये पॉइंट डाउनवर्ड आ रहा है, क्या इन दोनों का सेंस ऑफ वाइब्रेशन सेम है? नहीं सेम। इसका क्या इसके साथ सेम है? नहीं सेम। इसके साथ सेम है। ये वाला पॉइंट और इस पॉइंट का आपस में सेंस ऑफ वाइब्रेशन सेम है, तो इनके दरम्यान में भी डिस्टेंस लैम्डा होगा। इसका सेंस ऑफ वाइब्रेशन क्या इसके साथ मैच करता है? नहीं करता है। इसका इसके साथ मैच करता है, तो इन दोनों के दरम्यान में भी डिस्टेंस कितना होगा? लैम्डा होगा। तो लैम्डा को आप सिर्फ टू कनेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ तक लिमिटेड ना रखें, कोई से भी ऐसे टू कनेक्टिव पॉइंट्स वेव में जिनका आपस में सेंस ऑफ वाइब्रेशन सेम हो या फेज सेम हो, फेज पे भी मैं बात करता हूँ, ऐसे पॉइंट्स को हम कहते हैं उनके दरम्यान में जो डिस्टेंस होगा वो लैम्डा की इक्वल होगा। और वन वेवलेंथ को कवर करने में जितना टाइम लगता है उस टाइम को हम टाइम पीरियड कहते हैं। यानी एक लैम्डा को कवर करने में जितना टाइम वेव लेती है ना, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। तो टाइम पीरियड क्या हुआ? एक कंप्लीट वेव का जो टाइम होगा दैट इज़ नेम्ड एज टाइम पीरियड। एक बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच पे बात करते हैं फेज ऑफ वेव की। फेज ऑफ वेव का फार्मूला अगर आपसे पूछे तो 2πx/λ होता है। लैम्डा तो आपको पता है वेवलेंथ है, फाई जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना वो फेज डिफरेंस है। फाई इज़ बेसिकली फेज डिफरेंस और लैम्डा एक्स यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना ये पाथ डिफरेंस है। एक तो आपका एमसीक्यू ये आ सकता है, आपसे फार्मूला पूछ रहे कि फेज ऑफ वेव का फार्मूला क्या है, आप ये लिख सकेंगे। बाकी दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। दो तरह के क्वेश्चन किस तरह के आएंगे? कुछ क्वेश्चन वो आएंगे जिनमें आपको पाथ डिफरेंस गिवन होगा, यानी एक्स आपको गिवन होगा और आपसे फाई पूछेगा। यानी क्वेश्चन में आपको एक्स गिवन होगा और फाई आपसे डिमांड करेगा। और दूसरे क्वेश्चन कौन से आएंगे जिसमें फाई से आप एक्स की तरफ जाएंगे कि फाई आपको यानी फेज डिफरेंस आपको गिवन होगा और आपसे क्वेश्चन में पाथ डिफरेंस वो पूछ रहा होगा। तो बहुत आसान सी बातें हैं, हम इसको थोड़े इसकी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन करते हैं कि अगर आपको एक्स क्या चीज़ है, पाथ डिफरेंस गिवन हो और फेज डिफरेंस पूछे। सपोज करें वी हैव 2 पॉइंट्स जिनके दरमियान में जो पाथ डिफरेंस है वो λ/4 है।
इस वेव के कोई से 2 पॉइंट्स हैं जिनमें पाथ डिफरेंस जो है वो λ/4 है, और क्वेश्चन आ गया है कि उन दो कन्वेक्टिव पॉइंट्स में जिनमें पाथ डिफरेंस, एक्स में बार बार नहीं लिख रहा, पाथ डिफरेंस है वो λ/4 है, उन दो पॉइंट्स का फेज डिफरेंस बताएं। तो फेज डिफरेंस का बच्चों आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है, आप इसमें क्या लिखोगे 2π/λ इनटू एक्स की जगह वैल्यू पुट कर दो, एक्स क्या हो जाएगा λ/4, लैम्डा से कैंसिल, 2 1 टाइम, ये 2 टाइम, तो फाई किसकी इक्वल हो जाएगा π/2 रेडियन आ जाएगा। अगर सिस्टम इंटरनेशनल में देखें, अगर डिग्री में कन्वर्ट करें तो 90 डिग्री होगा। तो आप लोग बच्चों एक चीज़ याद रखिएगा, जो पाथ डिफरेंस होता है वो जब भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा तो पाथ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ लैम्डा गिवन होगा, यानी जब भी पाथ डिफरेंस गिवन होगा वो आपको इन टर्म्स ऑफ लैम्डा ही गिवन होगा। तो देखें x जो है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा गिवन होगा। अब x के आप खुद से कुछ प्रैक्टिस कर लीजिएगा असाइनमेंट्स के तौर पर कि जब x λ/2 हो जाए फिर फाई कितना होगा, ठीक है। अगर आपके पास और कुछ लिख रहे हैं, x जो है वो λ/6 हो जाए फिर फाई कितना होगा, तो x जो है वो लैम्डा की फॉर्म में कुछ भी गिवन हो, आप उस x की वैल्यू को बच्चों यहाँ पर पुट करके फाई कैलकुलेट कर सकते हैं। तभी आप लोगों ने क्या सीख लिया कि अगर आपको पाथ डिफरेंस गिवन हो किसी वेव का तो आप उसका फेज डिफरेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक बात होगी। अब दूसरी इसके अपोजिट बात करते हैं कि अगर आपको फेज डिफरेंस गिवन हो तो आप पाथ डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। फेज डिफरेंस जो होगा जाहिर है ये आपको किस फॉर्म में गिवन होगा, रेडियन की फॉर्म में गिवन होगा। अगर डिग्री में गिवन है तो पहले आप डिग्री को किस में कन्वर्ट कर लें, रेडियन में कन्वर्ट करके फार्मूला अप्लाई करें, तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से इस फार्मूले से मैं x को सब्जेक्ट भी बना लेता हूँ, x को अगर अलहदा कर लें तो λ/2π हो जाएगा। तो बच्चों आपका ये MCQ भी आ सकता है कि आपका पाथ रेफरेंस का फार्मूला पूछे कौन सा करेक्ट फार्मूला होगा, तो यहाँ से x को अलहदा कर लें पाथ रेफरेंस को, तो इक्वल हो जाएगा λ/2π, और इसमें जो फाई है वो आप लोगों ने किस में पुट करना है, रेडियन में पुट करना है। सपोज करें आपका MCQ ये आ गया है कि एक वेव के 2 पॉइंट्स हैं, उन 2 पॉइंट्स के दरमियान में एक वेव है, उसके 2 पॉइंट्स हैं, उन 2 पॉइंट्स के दरमियान में जो आपका फेज डिफरेंस है वो आपके पास π/4 है। एक वेव है, उसके 2 कन्वेक्टिव पॉइंट्स हैं, उनमें फेज डिफरेंस π/4 है, और आपसे क्वेश्चन ये उसका है कि इन 2 पॉइंट्स के दरमियान में पाथ डिफरेंस बताएं। वेव के 2 पॉइंट्स में फेज डिफरेंस गिवन है और आपसे पाथ डिफरेंस पूछ रहा है। ये तो मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, अब इसकी खुद से प्रैक्टिस कर लेना। सपोज करें π/6 रेडियन पे प्रैक्टिस कर लेना, ये रेडियन ही होगा, ठीक है। इस तरह π/2 रेडियन पे प्रैक्टिस कर लेना। और अगर कोई क्वेश्चन डिग्री में गिवन हो तो पहले आप उसको किस में फाई को कन्वर्ट करें, रेडियन में कन्वर्ट करके आप फार्मूला यूज़ करेंगे। डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये ऑलरेडी हम पहले सीख चुके हुए हैं। अच्छा, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि अगर वेव के 2 कन्वेक्टिव पॉइंट्स जिनमें फेज डिफरेंस π/4 हो उनमें पाथ डिफरेंस कितना होगा। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, x = λ/2π उसी तरह ही हो जाएगा। जो फाई की वैल्यू होगी इसको यहाँ पर लिख देंगे, तो फाई आपका इक्वल टू आ रहा है π/4। अगर ये π/4 है तो पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो x = λ/, ठीक है ना। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो जो पाथ डिफरेंस बनेगा वो इक्वल टू हो जाएगा λ/8। तो बच्चों आप लोगों ने इसकी थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस कर लेनी है। एक तो इसकी ये फार्मूला था आपसे पूछ सकता है, फिर ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि आप पाथ को फेज़ में कन्वर्ट करें या फेज़ को पाथ में कन्वर्ट करें। फेज़ क्वेश्चन में 2 तरह से गिवन हो सकता है, डिग्री में होगा तो हम उसको पहले किस में, रेडियन में कन्वर्ट करके इस फार्मूला में यूज़ करेंगे। बच्चों कुछ MCQ आपको इस तरह के आते हैं कि इस तरह के ग्राफ बना हुआ आ जाता है। इसका वर्टिकल एक्सिस x लेवल है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में टाइम इन सेकंड्स गिवन है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो इन टर्म्स ऑफ मीटर गिवन है। तो इस ग्राफ के कुछ आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि इस ग्राफ का आपसे टाइम पीरियड पूछ ले, यानी ग्राफ बना हुआ आ जाए और आपसे पूछे टाइम पीरियड ऑफ दिस वेव बताएं। तो टाइम पीरियड क्या होता है, कंप्लीट वेव का टाइम होता है। तो इस पॉइंट के बाद यहाँ तक एक वेव कंप्लीट हो जाती है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि इन दोनों पॉइंट्स का सेंस ऑफ वाइब्रेशन सेम है, तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि इसका जो टाइम पीरियड बनेगा वो कितने सेकंड होगा, 4 सेकंड होगा। या इसी ग्राफ आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ ले तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1 टाइम पीरियड होता है, और 1/4 कर देंगे, और 1/4 आपके पास बनेगा 0.0
0.25 सेकंड्स, यानी 1/4 जो बनता है वो 0.25 सेकंड हो जाएगा। दो चीज़ें कैलकुलेट हो जाएंगी। इसी ग्राफ से बच्चों आप एम्पलीट्यूड ऑफ वेव भी बता सकते हो। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो यहाँ से अगर हम एम्पलीट्यूड बताना चाहें x0, तो एम्पलीट्यूड यहाँ से कितना बनेगा? x0 किसकी इक्वल होगा? 2 मीटर बन जाएगा। इसी ग्राफ को यूज़ करके जब एम्पलीट्यूड कैलकुलेट हो गया है तो हम वेव की मैक्सिमम स्पीड भी बता सकते हैं। मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? v0 किसकी इक्वल होगा? x0 ओमेगा। और ये जो ओमेगा होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं? 2π/t लिख सकते हैं। यानी ओमेगा जो होगा उसको हम 2π/t लिख सकते हैं। तो अब देख लें इस क्वेश्चन में आपको x0 कितना गिवन है? 2 गिवन है। 2π/ टाइम पीरियड अभी आप लोगों ने कितना बनाया था? टाइम पीरियड 4 सेकंड बनाया ना, तो t की जगह पर आप लोगों ने 4 लिख देना है। तो ये कितना बन जाएगा? 2 × 2, ये 4 हो गया, ऊपर इस 4 से कैंसिल हो गया। तो मैक्सिमम स्पीड जो बनेगी वो π/s हो जाएगी, या हम इसको लिख सकते हैं 3.14 मीटर/सेकंड। तो इस तरह के बच्चों अगर कभी ग्राफ बना हुआ आ जाए तो उस ग्राफ से डिफरेंट पैरामीटर्स को हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बच्चों वेव की हम आखिरी चीज़ पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। इसमें आप लोगों ने दो तरह की वेव्स की बात करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं ट्रांसवर्स वेव्स की। अब कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स दो तरह की हो सकती हैं। ट्रांसवर्स वेव्स जो मैकेनिकल वेव्स हैं ना, उसकी कुछ टाइप भी ट्रांसवर्स होती हैं। फॉर एग्जांपल रोप में जो वेव प्रोड्यूस होती हैं दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर। इसी तरह जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ना, EMW मीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो सारी क्या होती हैं? ट्रांसवर्स होती हैं। तो जो अभी हम रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स पढ़ रहे हैं फॉर ट्रांसवर्स वेव्स, वो बात जो हम नीचे पॉइंट्स लिखेंगे वो इन दोनों के लिए वैलिड है, यानी वैलिड फॉर बोथ। तो वो दोनों के लिए पॉइंट्स वैलिड होंगे जो भी हम नीचे डिस्कस करेंगे, वो मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव्स हों या वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव्स हों। वैसे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सारी क्या होती हैं? ट्रांसवर्स होती हैं। तो रूल इन दोनों के ऊपर अप्लाई होंगे। अब वो ज़रा रूल आप देख लें कौन से हैं। पहला इसका केस ये बनता है कि अगर जो वेव है ना, तो मैंने बच्चे लिखा है इफ़ वेव ट्रेवल फ्राम रेयर टू डेंसर मीडियम, कि अगर जिस वेव की हम बात कर रहे हैं वो ट्रैवल कर रही हो रेयर टू डेंसर मीडियम, तो और डेंसर मीडियम रेयर से डेंसर की तरफ जा रही हो और फिर डेंसर मीडियम से वो वेव रिफ्लेक्ट हो जाए। पहला केस ये है, रेयर टू डेंसर जा रही हो और वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाए। दूसरा केस इसका ये होगा, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखूँगा, जो वेव है वो डेंसर मीडियम से किसकी तरफ जा रही हो? रेयर की तरफ जा रही हो, और वो वेव जो है वो रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो जाए, तो फिर उसमें कैसी चेंजेस आएंगी? तो बहुत आसान सी बातें हैं कि अगर वेव, अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो इसमें वेव रेयर से किस में जा रही है? डेंसर में, और डेंसर से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो पहली चीज़ आप लोगों ने याद ये रखनी है, ट्रांसवर्स वेव्स है ना, अगर इनका क्रस्ट स्ट्राइक करेगा तो जब वो बाउंस बैक होगा तो वो ट्रफ बन जाएगा। रेयर से वेव अगर डेंसर में जा रही है तो क्रस्ट अगर डेंसर से स्ट्राइक किया है तो बाउंस बैक उसका ट्रफ होगा, और अगर उसके ट्रफ ने स्ट्राइक किया है तो बाउंस बैक उसका क्या होगा? क्रस्ट बाउंस बैक हो रहा होगा। तो मतलब क्रस्ट ट्रफ में कन्वर्ट हो जाएगा और ट्रफ क्रस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपको ऑलरेडी आइडिया है कि क्रस्ट और ट्रफ में अगर हम पाथ डिफरेंस देखें ना, तो पाथ डिफरेंस जो होगा वो λ/2 का होता है, और अगर फेज डिफरेंस देखें तो फेज डिफरेंस इनके दरम्यान में अगर हम रेडियन में देखें तो π/2 रेडियन बनेगा, और अगर डिग्री में देखें तो 180 डिग्री की इक्वल होगा। ये वैसे भी आपको बात पता होगी, अगर मैं कंप्लीट वेव बनाऊँ ना, ठीक है, ये क्रस्ट है और ये ट्रफ है, तो यहाँ तक आपका पाथ कितना बनता है? λ/2 ही है ना। तो ये चंद बातें आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर कोई वेव रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही हो और वहाँ से वो वेव रिफ्लेक्ट हो जाए तो उसका क्रस्ट ट्रफ बन जाता है और ट्रफ क्रस्ट बन जाता है। पाथ डिफरेंस की बात करें तो कितना आएगा? λ/2 का, और अगर फेज डिफरेंस की बात करें तो पाई रेडियन होगा या 180 डिग्री की इक्वल होगा। इस तरह बच्चों अगर हम बात करते हैं, अगर कोई वेव डेंसर से रेयर की तरफ जा रही हो ट्रांसवर्स वेव्स और रेयर से रिफ्लेक्ट हो जाए, तो आप लोगों ने इसके बारे में याद रखना है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। नो चेंज का मतलब ये है कि उसका जो क्रस्ट होगा वो क्रस्ट ही बाउंस बैक होगा। अगर ट्रफ ने स्ट्राइक किया है तो ट्रफ ही उसका क्या होगा? बाउंस बैक होगा। तो अगर उसमें आपसे पूछता है पाथ डिफरेंस कितना प्रोड्यूस होगा, तो उसमें पाथ डिफरेंस भी 0 प्रोड्यूस होगा, और अगर उस केस में वो फेज डिफरेंस की बात करता है तो फिर फेज डिफरेंस भी 0 ही प्रोड्यूस होगा। तो ये जो दोनों बातें मैंने की हैं ये किन वेव्स के लिए हैं? ट्रांसवर्स वेव्स के लिए हैं। और ट्रांसवर्स कौन सी? मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव्स हों या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
ट्रांसवर्स हों, दोनों के लिए एमसीक्यू के आंसर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अब बच्चों हम बात करते हैं मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। पहले हम जो बात कर रहे थे वो मैकेनिकल ट्रांसवर्स को डिस्कस कर रहे थे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी होगी थी, लेकिन अब मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात करते हैं। आप इस बात को यूँ भी याद रख सकते हैं कि जो मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के आंसर हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स के आंसर के टोटली इन्वर्स हैं, यानी एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो जब ये वाली वेव यानी मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव जिस तरह साउंड वेव्स हैं, ये रेयर मीडियम से किस में जाए, डेंसर में जाए और वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है ना। अगर वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो आप लोगों ने याद रखना है जब ये डेंसर से रिफ्लेक्ट होगी, इधर डेंसर से रिफ्लेक्ट होने में चेंजेस आती हैं ना, यहाँ पर आप लोगों ने याद रखना है यहाँ पर जब डेंसर से रिफ्लेक्ट हो रही है तो चेंजेस आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर जब डेंसर से रिफ्लेक्ट होगी तो आप लोगों ने याद रखना है उसमें कोई चेंज नहीं आएगी, नो चेंज। अगर उसका कंप्रेशन ने स्ट्राइक किया है तो बाउंस बैक कंप्रेशन होगा, अगर रिफ्लेक्शन ने स्ट्राइक किया है तो बाउंस बैक रिफ्लेक्शन ही होगा, यानी डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन से कोई चेंजेस नहीं आएंगी। और उसमें पहली बात एक तो नो चेंज याद रखें। फिर अगर वो पाथ रेफरेंस की बात करता है तो इस केस में जो पाथ रेफरेंस होगा वो भी ज़ीरो होगा, और अगर वो फेज़ डिफरेंस की बात करता है तो इस केस में जो फेज़ डिफरेंस होगा वो भी किसकी इक्वल होगा, ज़ीरो की इक्वल होगा। तो देखिए अपोजिट आंसर है ना, इसमें डेंसर से रिफ्लेक्ट होने के बाद चेंजेस आई हैं, वहाँ डेंसर से रिफ्लेक्ट होने के बाद कोई चेंज नहीं आई, या रेयर से रिफ्लेक्ट होने के बाद कोई चेंजेस नहीं आई। लेकिन यहाँ पर देखें जब डेंसर से वेव रेयर में जाएगी और रेयर से रिफ्लेक्ट होगी तो फिर चेंजेस आएंगी। चेंजेस क्या आएंगी कि अगर आपका कंप्रेशन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेयरफेक्शन में, और रेयरफेक्शन किस में कन्वर्ट होगा, कंप्रेशन में। कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर साउंड वेव्स किसी रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती हैं तो अगर उसका कंप्रेशन ने हिट किया है तो वापस रेयरफेक्शन आएगा, और अगर रेयरफेक्शन ने हिट किया है तो वापस कंप्रेशन आ रहा होगा। और इसी तरह अगर पाथ रेफरेंस की बात करते हैं फिर तो जिस तरह क्रस्ट और ट्रफ में पाथ रेफरेंस λ/2 का है, इसी तरह कंप्रेशन और रेयरफेक्शन में भी पाथ रेफरेंस λ/2 का होगा। और अगर हम फेज़ डिफरेंस की बात करें तो फेज़ डिफरेंस यहाँ पर अगर हम रेडियन में देखें तो पाई रेडियन बनेगा, डिग्री में देखें तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो बच्चों आप लोगों ने याद रखना है कि मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हैं उनके आंसर अपोजिट या इन्वर्स बनते हैं ट्रांसवर्स वेव्स के। अब अगर क्वेश्चन में ये मेंशन ही नहीं है कि क्वेश्चन वो ट्रांसवर्स वेव्स का है या वो क्वेश्चन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का है, सिर्फ रिफ्लेक्शन का वर्ड यूज़ करता है, और आप लोगों ने इन दोनों में से आपने प्रेफरेंस देनी होती है कि आप किस से आंसर करेंगे। तो अगर क्वेश्चन में ना मेंशन हो कि किन वेव्स की रिफ्लेक्शन हो रही है तो आप लोगों ने हमेशा प्रेफरेंस किसको देनी है, ट्रांसवर्स वेव्स को प्रेफरेंस देंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को फिर हम प्रेफरेंस नहीं देंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।